वेलकम टू ऑल। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। थ्योरम है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ स्पेस कर्व टू बी हेलिक्स is that its curvature and torsion are in a constant ratio, that is curvature over torsion is equal to is constant। और इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है प्रूव दैट अ कर्व इज अ हेलिक्स इफ एंड ओनली इफ इट्स कर्वेचर एंड टॉर्जन आर इन अ कांस्टेंट कर्व। तो प्रीवियस लेक्चर में आपको हेलिक्स के बारे में बताया, हेलिक्स की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बताई है, डेफिनेशन बताई है। आज हम एक इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। सबसे पहले जैसे इसमें कन्वर्स पार्ट है, इफ एंड ओनली इफ है, तो कन्वर्स पार्ट भी इसमें प्रूव करना पड़ेगा, मीन द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो सबसे पहले नेसेसरी पार्ट, नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन में गिवन है स्पेस कर्व टू बी हेलिक्स, स्पेस कर्व टू बी हेलिक्स, स्पेस कर्व कैसी है, हेलिक्स है। और प्रूव क्या करना है, कर्वेचर एंड टॉर्जन आर इन अ कांस्टेंट रेशियो। टू प्रूव curvature and torsion are in a constant ratio। कर्वेचर और टॉर्जन की रेशो जो वो क्या शो करनी है, कांस्टेंट प्रूव करनी है। फर्स्ट पार्ट में गिवन है स्पेस कर्व कैसी है, हेलिक्स है। तो हेलिक्स के बारे में प्रीवियस लेक्चर में बताया आपको। These are the two generator of cylinder, these are the two generator of cylinders। And let this is a curve passing through the surface of cylinder। ये कल डेफिनेशन में बताया आपको। दिस इज अ कर्व विच इज कॉल्ड हेलिक्स पासिंग थ्रू द, और ये जो कर्व है जिसे हेलिक्स बोलते हैं, ये किससे पास होती है, ये सिलेंडर के सरफेस से पास होती है और जनरेटर को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। ये कल पॉइंट बताया आपको। और ये जो जनरेटर ड्रॉ की है, फिक्स्ड लाइन ड्रॉ की है, कल बताया आपको कि दीज आर द टू जनरेटर विच आर फिक्स्ड लाइन। बिकॉज ऑफ फिक्स्ड लाइन द डायरेक्शन ऑफ दीज लाइन्स आर फिक्स्ड। बिकॉज ऑफ बोथ लाइन्स आर फिक्स्ड, अगर दोनों लाइनें फिक्स्ड हैं तो उनकी डायरेक्शन भी फिक्स्ड होगी। तो सपोज किया कि लेट ए बी तो इनकी डायरेक्शन भी, क्योंकि डायरेक्शन फिक्स्ड है, तो सपोज कि लेट ए बी यूनिट वेक्टर, लेट ए बी यूनिट वेक्टर अलोंग दीज टू जनरेटर। जैसे कर्व जो है जिसे हेलिक्स बोलते हैं, सिलेंडर के सरफेस से पास होगी और जनरेटर को इंटरसेक्ट करेगी, तो यहाँ पॉइंट भी बताया था आपको, मेक्स अ कांस्टेंट एंगल। तो एंगल कांस्टेंट एंगल फॉर्म होगा अल्फ़ा, तो यहाँ अल्फ़ा होगा। तो ये फर्स्ट जनरेटर है, फर्स्ट जनरेटर पर एंगल अल्फ़ा फॉर्म होगा, तो सेकंड पर भी क्या होगा, अल्फ़ा, सेम एंगल। ये पॉइंट बताया आपको। एक और पॉइंट बताया था कि जब कर्व जो है वो जनरेटर को इंटरसेक्ट करेगी, then here we can draw a tangent line, or we can say that this is a unit tangent vector. This is a unit tangent vector denoted by T. This T be a unit tangent
वेक्टर। तो ये तो डेफिनेशन है, दिस इज़ द ज्योमेट्री ऑफ हेलिक्स, क्योंकि स्पेस कर्व कैसी है, हेलिक्स है। तो ये तो सारा कल आपको बताया, पिछले लेक्चर में बताया ये। तो ये सारे पॉइंट 1 बाय 1 डिफाइन करते हैं ये, क्योंकि स्पेस कर्व कैसी है, हेलिक्स है। सिंस स्पेस कर्व टू बी हेलिक्स, देन बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ हेलिक्स, जो भी पॉइंट इसमें आपको बताए वो सारे पॉइंट 1 बाय 1 लिखते हैं। ये 2 जनरेटर कंसिडर किए हैं ये, तो मैं इसे फर्स्ट जनरेटर को मैं 1 लिख रहा हूँ, सेकंड जनरेटर को 2 से डिनोट कर रहा हूँ। तो ये लिखा लेट 1, 2 आर 2 generators, R2 generator. Let this is a curve which is called helix. Let C be a curve. Let C be a curve which is called helix, which is called helix, drawn on a cylinder, on a cylinder. C क्या, ये कर्व है, और इसी कर्व को क्या बोलते हैं, हेलिक्स बोलते हैं। और एक इसके ऊपर ड्रॉ करते हैं, सिलेंडर के सरफेस के ऊपर ड्रॉ करते हैं। ये 2 जनरेटर हैं, और इन दोनों जनरेटर की डायरेक्शन कैसी है, फिक्स्ड है। बोथ generators have fixed direction. दोनों जनरेटर की डायरेक्शन कैसी है, फिक्स्ड है। डायरेक्शन फिक्स्ड है, तो डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट किया, स्मॉल a से। लेट a be a unit vector along these 2 generator of cylinder. Let small a be a unit vector along the generator of cylinder. And this T be a unit vector along helix. Let T be a यूनिट वेक्टर। अब साइन अप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे। लेट टी बी अ यूनिट वेक्टर, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। दिस इज अ टेंजेंट लाइन। लेट टी टेंजेंट लाइन के अलोंग यूनिट वेक्टर को टी, दिस इज अ टेंजेंट लाइन। और टेंजेंट लाइन, जैसे टेंजेंट लाइन है तो टेंजेंट लाइन की भी डायरेक्शन होगी, तो इस लाइन की डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट किया, बिकॉज ऑफ टेंजेंट लाइन, स्मॉल टी से डिनोट किया। लेट टी बी अ यूनिट टेंजेंट वेक्टर अलोंग हेलिक्स, दिस इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या प्रूव करना है कि अगर कर्व जो है वो हेलिक्स होगी तो क्या शो करेंगे कि बोथ कर्वेचर एंड टॉर्जन, इन दोनों की रेशो कैसी, क्या शो करनी है, कांस्टेंट प्रूव करनी है। तो ये कैसे शो करेंगे, बिकॉज अल्फ़ा, अगर आप फर्स्ट पार्ट चेक करेंगे चाहे आप सेकंड पार्ट चेक करो, यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, ये कल डेफिनेशन में बताया आपको। बिकॉज दिस इज द कांस्टेंट एंगल एंड दिस एंगल इज इन बिटवीन यूनिट टेंजेंट, इन बिटवीन बोथ वेक्टर। 2 वेक्टर हैं ये, फर्स्ट वेक्टर टी है और सेकंड वेक्टर क्या, ए है। फर्स्ट वेक्टर है यूनिट टेंजेंट वेक्टर अलोंग हेलिक्स है, और सेकंड यूनिट वेक्टर है अलोंग जनरेटर ऑफ सिलेंडर। कर्वेचर और टॉर्जन की रेशो को कांस्टेंट शो करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर की क्या फाइंड करेंगे, डॉट प्रोडक्ट। नाउ वी कैन फाइंड डॉट प्रोडक्ट बिटवीन दीज 2 यूनिट वेक्टर along generator and tangent line.
देयरफॉर टी डॉट ए डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो ये फार्मूला पता आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड इनटू कॉस अल्फा, टी और ए के बीच एंगल क्या, अल्फा। अब टी क्या, टी भी यूनिट वेक्टर है, ए क्या, ये भी यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 इंटू कॉस अल्फा, तो क्या वैल्यू आई कॉस अल्फा। देयरफॉर टी डॉट ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू यूनिट वेक्टर इज कॉस अल्फा, बिकॉज अल्फा भी अल्फा कांस्टेंट है। दिस मीन्स दैट डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू यूनिट वेक्टर इज कांस्टेंट। इसे नंबर 1 लिखते हैं। क्योंकि कर्वेचर और टॉर्जन की रेशो को क्या शो करना है, कांस्टेंट शो करना है, तो कांस्टेंट शो करने के लिए एक और पॉइंट आप अप्लाई करेंगे कि जैसे आप गिवन कर्व कैसी है, हेलिक्स है, तो जब आप कर्व की बात करते हैं तो कर्व की आर्क लेंथ भी होती है, आर्क लेंथ, दिस इज आर्क। तो यहाँ एक पॉइंट अप्लाई करेंगे और आर्क लेंथ को, कर्व की आर्क लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस। कर्वेचर और टॉर्जन की रेशो को कांस्टेंट शो करने के लिए इस एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस, विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं डेरिवेटिव फाइंड कर रहा हूँ इस एक्सप्रेशन का विद रिस्पेक्ट टू एस। तो ये लिखा डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू एस भी है। देयरफॉर ddS ऑफ t डॉट a और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या आएगा जी, t का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, a कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s क्या होगा, dt ओवर ds, और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोट कैसे करेंगे, ये आपको पहले बताया, t डैश डॉट a दिस इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में से इस पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, बिकॉज ऑफ बाय सेरेट-फ्रेनेट फार्मूला टी डैश इज कप्पा इंटू एन, बिकॉज टी डैश मीन्स डी टी ओवर डी एस। तो सेरेट-फ्रेनेट फार्मूले में आपको बताया कि डी टी ओवर डी एस या टी डैश की वैल्यू क्या होती है, कप्पा इंटू एन। तो ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। देयरफॉर टी डैश की वैल्यू है कप्पा इंटू एन डॉट ए इज इक्वल टू 0। अभी आपको पता डॉट प्रोडक्ट जो वो वेक्टर के बीच ही फाइंड होगा। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को चेक करेंगे तो इस एक्सप्रेशन में के क्या, कर्वेचर, और कर्वेचर की वैल्यू कैसी होती है, कांस्टेंट है। अब इसे नेक्स्ट स्टेप में कैसे सॉल्व करेंगे, अगर इस एक्सप्रेशन को आप चेक करेंगे तो इसमें 2 पार्ट है, प्रोडक्ट में k इंटू एन डॉट ए, ये डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर की और ये स्केलर है। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो k आइदर k इज 0 और n डॉट a इज 0, बट द वैल्यू ऑफ k इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करेंगे तो तब इसे ऐसे लिखा जाएगा कि आइदर फर्स्ट इज 0 और सेकंड वैल्यू इज 0, लेकिन k यहाँ k की वैल्यू 0 नहीं होगी। k 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले एक लेक्चर में आपको आर्टिकल करवाया है। क्या आर्टिकल था कि इफ एट ऑल पॉइंट्स, कर्व के ऊपर, इफ एट ऑल पॉइंट्स k is 0 then the curve to be a straight line। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो क्या आर्टिकल करवाया है कि अगर कप्पा की वैल्यू 0 होगी तो जो गिवन कर्व होगी वो कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन। और अगर आप इस एक्सप्रेशन को चेक करेंगे, इस तरह को चेक करेंगे तो फर्स्ट पार्ट में बताया इसमें कि कर्व जो वो कैसी है, हेलिक्स है, एंड हेलिक्स इज नॉट, हेलिक्स कैसी कर्व है, दिस कर्व इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, दिस कर्व इज इन कर्व्ड फॉर्म। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि कर्वेचर की वैल्यू जो वो 0 के बराबर नहीं हुई, कर्वेचर की वैल्यू कैसी होगी, नॉन जीरो होगी। तो ये लिखा पॉइंट है बिकॉज कप्पा इज नॉट इक्वल टू 0। अगर कप्पा की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी तो सेकंड फैक्टर की वैल्यू 0 होगी, और सेकंड फैक्टर क्या, n डॉट a इज 0।
लेकिन अभी रिजल्ट नेसेसरी कंडीशन प्रूव नहीं हुई, क्योंकि नेसेसरी कंडीशन में क्या फाइंड करना कि कर्वेचर और टॉर्जन की रेशो जो वो कैसी भी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट शो करनी है। तो कांस्टेंट शो करने के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे। अब जैसे यहाँ एक रिजल्ट आया n dot a is 0 dot product of n both vector are 0. N means this is a unit vector along principal normal, और a तो आपको पता है दिस इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग जनरेटर ऑफ सिलेंडर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अगेन दोबारा हम सेरेट-फ्रेनेट फार्मूला अप्लाई करेंगे। अभी सेरेट-फ्रेनेट फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू s, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ s वी गेट। जब आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s फाइंड करेंगे, जैसे पहले देखो डेरिवेटिव फाइंड किया था प्रीवियस इस पार्ट में, तो s के लिए a कांस्टेंट है और n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s क्या होगा, n डैश। तो यह n डैश डॉट a इज a, s के a जो है वो कांस्टेंट है s के लिए, n डैश a इज 0। आफ्टर दैट अगेन बाय यूजिंग सेम फार्मूला, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, सेरेट-फ्रेनेट फार्मूला, सेरेट-फ्रेनेट फार्मूला। और सेरेट-फ्रेनेट फार्मूले के अकॉर्डिंग n डैश मीन्स डी एन ओवर डी एस की वैल्यू क्या होती है, टॉ बी माइनस कप्पा इंटू टी। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं, n डैश की वैल्यू है टॉ बी माइनस कप्पा इंटू टी इज कप्पा इंटू टी डॉट ए इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो क्या आएगा, टॉ बी डॉट ए माइनस कप्पा टी डॉट ए इज 0। अब इससे आगे सॉल्व कैसे करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू फाइंड करेंगे बी डॉट ए, बिकॉज टॉ एंड के बोथ आर स्केलर। तो नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू फाइंड करेंगे, ये दो डॉट प्रोडक्ट हैं, फर्स्ट है बी डॉट ए, सेकेंड टी डॉट ए। तो ये इन दोनों डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अभी देखो अभी इससे पहले एक वैल्यू फाइंड की है, क्या है लास्ट एक्सप्रेशन क्या आया था, डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू यूनिट वेक्टर इज 0, n डॉट ए इज 0। तो इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपको एक टॉपिक डिस्कस किया था, ऑस्कुलेटिंग प्लेन, रेक्टिफाइंग प्लेन एंड नॉर्मल प्लेन। तो वहाँ पर आपको एक पॉइंट बताया था, दीज आर द 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस टी एन बी। टी और एन के बीच जो प्लेन होता है उस प्लेन को क्या बताया आपको, दिस इज कॉल्ड ऑस्कुलेटिंग प्लेन, ऑस्कुलेटिंग प्लेन। और बी और टी के बीच में इस प्लेन को क्या बताया आपको, रेक्टिफाइंग प्लेन, रेक्टिफाइंग प्लेन। और एन और बी के बीच जो प्लेन होता है उस प्लेन को क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्लेन, नॉर्मल प्लेन। अब देखो इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, दिस एक्सप्रेशन डिफाइंस दैट दिस एन इज परपेंडिकुलर टू ए और ए इज परपेंडिकुलर टू एन। We can say that n is perpendicular to a और a is also perpendicular to n। तो इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग n जो वो a के ऊपर परपेंडिकुलर है, और a क्या, दिस a be a unit vector, this a be a unit vector along generator of cylinder। suppose this is a unit vector, this a be a unit vector along the generator of, because n जो वो a के ऊपर परपेंडिकुलर है, n जो वो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, n जो है वो इस प्लेन पर, किस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है। तो ये जो वेक्टर a है, यूनिट वेक्टर a है, ये किस प्लेन में लाई करेगा, ये रेक्टिफाइंग प्लेन में लाई करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, n
dot product of these two vector is 0 and this result defines that n is perpendicular to a। तो n जो वो a पर perpendicular और a क्या यूनिट वेक्टर है ये, और ये वेक्टर कहाँ लाई कर रहा है, किस प्लेन में लाई कर रहा है, रेक्टिफाइंग प्लेन में लाई कर रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि व्हेन डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर इज 0 दिस मीन्स दैट दिस रिजल्ट लाइज इन रेक्टिफाइंग प्लेन। तो ये कौन से प्लेन में लाई कर रहा है, ये रेक्टिफाइंग प्लेन में लाई कर रहा है। और ये आपको पता है ये एंगल जो होता है ये टोटल एंगल क्या कितना ये 90 डिग्री होता है। तो इस नेक्स्ट स्टेप में सपोज करते हैं ए और टी इन दो वेक्टर के बीच मैंने कंसिडर किया सपोज दिस एंगल बी अल्फा एज बाय डेफिनेशन ऑफ स्पेस कर्व दिस एंगल अल्फा। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये जो नेक्स्ट एंगल है ये क्या होगा, बिकॉज टोटल एंगल 90 डिग्री है तो नेक्स्ट एंगल क्या होगा 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा। With the help of this point we can find the value of these two dot product। सबसे पहले वैल्यू फाइंड करूंगा मैं t डॉट a, t और a डॉट प्रोडक्ट फाइंड करूंगा। तो t डॉट a की वैल्यू क्या आएगी, t डॉट a क्या आएगा मॉड t मैग्नीट्यूड ऑफ t इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू कॉस अल्फा। क्योंकि t और a क्या दोनों क्या है ये यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1 इंटू कॉस अल्फ़ा। तो t डॉट ए की वैल्यू क्या आई कॉस अल्फ़ा। नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे, नेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट कौन सी फाइंड करेंगे, b डॉट ए, b और a के बीच डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ b एज बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू कॉस अल्फ़ा। और यहाँ एंगल क्या 90 माइनस अल्फ़ा, तो यहाँ लिखेंगे 90 माइनस अल्फ़ा, कॉस 90 माइनस अल्फ़ा इज साइन अल्फ़ा। बी का बी क्योंकि बी और ए दोनों यूनिट वेक्टर हैं तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा इंटू साइन अल्फ़ा। तो वी डॉट ए की वैल्यू क्या आई साइन अल्फ़ा। तो ये दोनों वैल्यू अप्लाई करते हैं यहाँ पर, टॉ इंटू बी डॉट ए क्या साइन अल्फ़ा माइनस कप्पा और टी डॉट ए क्या कॉस अल्फ़ा, दिस इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, देयरफॉर प्रूव क्या करना है इस फर्स्ट पार्ट में, नेसेसरी कंडीशन में नेसेसरी पार्ट में क्या प्रूव करना है, ये कर्वेचर और टॉर्जन की रेशो क्या शो करनी है, कांस्टेंट शो करनी है। कर्वेचर और टॉर्जन की रेशो कांस्टेंट शो करनी है, दैट इज कर्वेचर के ओवर टॉ इज tan अल्फा विच इज कांस्टेंट। तो प्रूव करते हैं। फर्स्ट टर्म को राइट हैंड साइड रिप्लेस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी माइनस टॉ इंटू साइन अल्फ़ा। या फर्स्ट टर्म को चेंज कर दो चाहे सेकंड टर्म चेंज करो, के ओवर टॉ से लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड किया, कॉस अल्फ़ा से राइट हैंड साइड डिवाइड किया, के ओवर टॉ साइन ओवर कॉस इज tan because alpha being v constant therefore the value of tan alpha is a constant, therefore k over tau is tan alpha which is constant। this proves the first part। और ये फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था कि कर्वेचर और टॉर्जन की रेशो क्या शो करनी थी, कांस्टेंट शो करनी है। नेक्स्ट है सफिशेंट कंडीशन सफिशेंट पार्ट। तो सफिशेंट पार्ट में गिवन क्या होगा, जो फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव किया है कि रेशो ऑफ कर्वेचर एंड टॉर्जन कांस्टेंट, कर्वेचर एंड टॉर्जन आर इन अ कांस्टेंट रेशो that is k over tau is tan alpha which is constant। ये फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया तो सेकंड पार्ट में गिवन होगा। और प्रूव क्या करेंगे, जो फर्स्ट पार्ट में गिवन था इस स्पेस कर्व को क्या शो करना है, हेलिक्स, स्पेस कर्व टू बी हेलिक्स, टू बी अ हेलिक्स। अब देखो स्पेस कर्व को हेलिक्स कैसे शो करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो जो फर्स्ट पार्ट में अप्रूव किया तो लास्ट स्टेप से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सबसे पहले गिवन क्या, ये देखो लिखा है ये कि कर्वेचर और टॉर्जन की रेशो कैसी है, कांस्टेंट है। तो देखो लास्ट स्टेप से स्टार्ट करेंगे, 1 बाई 1 स्टेप रिवर्स करेंगे, 1 बाई 1 स्टेप ये सारे स्टेप सॉल्व करेंगे
और लास्ट स्टेप क्या आएगा, व्हेन डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर unit tangent vector and unit this AB also a unit vector along generator of cylinder, when dot product of these two unit vector becomes constant, then this result shows that space curve to be a helix. तो सेकंड पार्ट तो इजी स्टेप है ये। सेकंड पार्ट में सबसे पहले क्या बताया इसमें कि कर्वेचर और टॉर्जन की रेशो कैसी है, कांस्टेंट है। तो ये लिखो, ये लिखा सिंस कर्वेचर कप्पा ओवर टॉ की वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है। तो इसी स्टेप को रिवर्स करना, वन बाय वन इस स्टेप को रिवर्स करेंगे। ये स्टेप रिवर्स करेंगे, के ओवर टॉ कांस्टेंट है। इस नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, के ओवर टॉ टैन क्या, साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा क्रॉस मल्टीप्लाई। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, तो मैं ये रिजल्ट लिख रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ से। तो ये सारे स्टेप लिखने वन बाय वन। टॉ इंटू साइन अल्फा माइनस कप्पा इंटू कॉस अल्फा इज 0, कॉस अल्फा इज 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या फाइंड करेंगे, इससे पिछला स्टेप आप चेक करेंगे। तो प्रीवियस स्टेप में क्या आएगा, साइन अल्फा वैल्यू किसकी है, बी डॉट ए, कॉस अल्फा टी डॉट ए। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में ये लिखा, देयरफॉर टॉ इंटू बी डॉट ए माइनस कप्पा इंटू टी डॉट ए इज 0। उससे पिछले स्टेप में क्या किया, टेकिंग ए कॉमन, क्योंकि ए डॉट प्रोडक्ट फाइंड की है, इस टॉ बी माइनस के टी की डॉट प्रोडक्ट है ए के साथ, यूनिट वेक्टर ए के साथ। तो यहाँ ए कॉमन ले रहा हूँ, देयरफॉर टॉ बी माइनस कप्पा इंटू टी डॉट ए इज 0। और टॉ बी माइनस के टी वैल्यू किसकी है, एन डैश। तो ये लिखा देखो, एन डैश डॉट ए इज 0 बाय यूजिंग सेरेट-फेरेट फार्मूला। प्रीवियस स्टेप क्या, एन डॉट ए का ये वैल्यू कैसे आई है, एन डॉट ए का डॉट प्रोडक्ट का क्या फाइंड किया, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ। तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, देयरफॉर ddS ऑफ एन डॉट ए इज 0। इससे पिछले स्टेप आप चेक कर सकते हैं, इससे पिछला स्टेप, दिस इम्प्लाइज एन डॉट ए इज 0। और इससे पिछला स्टेप आप चेक करेंगे तो क्या वैल्यू है, कप्पा इंटू एन डॉट ए इज 0, कप्पा इंटू एन डॉट ए इज 0। और कप्पा एन वैल्यू किसकी है, बाय यूजिंग सेरेट-फेरेट फार्मूला, टी डैश, दिस इम्प्लाइज टी डैश डॉट ए इज 0। इससे पिछला स्टेप चेक करेंगे कि टी डैश मीन्स डेरिवेटिव फाइंड किया था ये। तो इसे ये स्टेप लिख रहा हूँ मैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस ऑफ टी डॉट ए इज 0। और इससे पिछला स्टेप आप चेक करेंगे तो टी डॉट ए की वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है, क्योंकि डेरिवेटिव 0 मीन्स वैल्यू, एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट होगी, तभी वैल्यू 0 आएगी। दिस इम्प्लाइज टी डॉट ए इज कांस्टेंट, टी डॉट ए इज cos alpha which is constant. And this result shows that given curve is a helix. Hence this is very important result, क्योंकि स्पेस कर्व हेलिक्स कब होगी, जब आप सिलेंडर के सरफेस पर कोई कर्व ड्रॉ करेंगे। और जब आप कर्व ड्रॉ करेंगे तो ये आपको डेफिनेशन में बताया कि जब आप सिलेंडर के सरफेस पर कर्व ड्रॉ करेंगे तो वो कर्व जो है वो क्या करेगी, जनरेटर को इंटरसेक्ट करेगी एट कांस्टेंट एंगल, ये देखो एंगल कैसे हैं, ये कांस्टेंट है। तो ये कल आपको बताया और आज भी पॉइंट बताया इसमें। Hence this result shows that that the curve is helix when dot product of these two unit vector, क्योंकि ये जो t यूनिट वेक्टर है ये हेलिक्स के अलोंग है, ये यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट लाइन और ये यूनिट वेक्टर अलोंग जनरेटर। तो t और a के बीच जब एंगल क्या होगा, कैसे होगा, कांस्टेंट होगा,
then this result implies that a given curve, that is space curve, is a helix. Hence the proof. तो सिंपल थ्योरम है और इम्पॉर्टेंट थ्योरम।